नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कर्म का फल। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ख़ास है, जो हमें सिखाती है कि लड़कियां चाहे कितनी ही पढ़ लिख लें, कामयाब हो जाएं, लेकिन जब तक वह अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए खड़ी नहीं होती, उसका शोषण होता ही रहता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही लड़की की कहानी लेकर आई हूँ, जिसे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी हासिल करने के बाद भी ना तो ससुराल में इज्जत मिली और ना ही पति का प्यार। लेकिन जब वह अपने लिए खड़ी हुई तो सारी दुनिया उसके कदमों में थी। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। रामपाल और किरण एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अभिषेक और छोटी बेटी रुचिका। अभिषेक बचपन से ही पढ़ाई में कुछ खास नहीं था। वह जैसे तैसे बीकॉम तक पढ़ाई करके किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। दूसरी तरफ रुचिका बचपन से ही होशियार थी। पढ़ाई में उसकी गहरी रुचि थी और वह जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी। माता पिता ने भी उसकी मेहनत को समझा और हर परिस्थिति में उसका साथ दिया। समाज में अक्सर माना जाता है कि बेटा ही परिवार का भविष्य होता है, लेकिन रामपाल और किरण को अपनी बेटी की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उन्होंने रुचिका को आगे पढ़ने की पूरी छूट दी, जबकि अभिषेक बार बार यह कहता रहता कि लड़कियों की पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च करना बेकार है, जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी कर दो। लेकिन रुचिका पढ़ती रही और उसने पीएचडी तक की पढ़ाई पूरी करके एक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी हासिल कर ली। यह उसकी मेहनत का फल था, लेकिन इसी के साथ परिवार के भीतर ईर्ष्या और लालच के बीज भी अंकुरित होने लगे। अभिषेक की शादी जल्दी कर दी गई थी। उसकी पत्नी सुमन एक चालाक और लालची स्वभाव की महिला थी। जब उसे पता चला कि रुचिका की तनख्वाह अच्छी है, तो उसने धीरे धीरे उससे पैसे ऐंठने की कोशिश शुरू कर दी। शुरुआत में वह मीठे बोलों से उसे प्रभावित करने लगी। अरे दीदी, आप तो हमारी बड़ी बहन जैसी हो। हम घर में आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन दीदी, आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहनी थी। तभी रुचिका ने कहा, अरे भाभी, आप कैसी बात करती हैं? मैं तो आपकी छोटी बहन के बराबर हूँ। कहिए ना, क्या कहना चाहती हैं? दीदी, कभी कभी छोटे मोटे ऐसे खर्चे आ जाते हैं जिन्हें टालना मुश्किल हो जाता है, और सबको मैं बता भी नहीं सकती। अगर आप मदद कर दो तो भगवान आपको और तरक्की देगा। रुचिका सीधी सादी थी। उसे लगा कि भाई भाभी की मदद करना उसका कर्तव्य है। वह बोली, अरे भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बताइए ना, आपको कितने पैसे चाहिए? बस ज़्यादा नहीं दीदी, मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। यदि आप दे दें तो। ठीक है भाभी, कल ही मैं बैंक से लाकर आपको 10,000 रुपये दे दूँगी। आप चिंता मत करिए। वह कभी कभार ऐसे ही अपनी भाभी को पैसे दे देती थी, लेकिन जल्द ही वह एक आदत बन गई। सुमन का लालच बढ़ने लगा। अब वह अलग अलग बहाने बनाकर पैसे मांगती। कभी कहती माँ की दवाइयों के लिए चाहिए, कभी कहती अभिषेक की नौकरी में कुछ दिक्कत चल रही है, और कभी बहाना बनाती कि घर में नया सामान लेना है, इसलिए पैसे कम पड़ रहे हैं। धीरे धीरे यह पैसे देना रुचिका की मजबूरी बन गई। भाई अभिषेक ने भी
कभी इस पर आपत्ति नहीं जताई, बल्कि वह खुद चाहता था कि उसकी बहन की कमाई उसके ही परिवार पर खर्च हो। अगर कभी रुचिका पैसे देने में देर कर देती तो सुमन ताने मारने लगती। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी दिल छोटा ही रह गया दीदी, जब ज़रूरत थी तब हमने तो खूब साथ दिया आपका, और अब एक मदद भी नहीं कर सकते। समय ऐसे ही बीतता रहा और रुचिका की शादी तय हो गई। वह बहुत खुश थी कि अब वह अपने जीवन की नई शुरुआत करेगी, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। सुमन को चिंता थी कि शादी के बाद रुचिका अपनी कमाई पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगी, इसलिए उसने शादी से पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसे निकलवाने की कोशिश की। दीदी, शादी के बाद आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, इसलिए अगर थोड़ा पैसा हमें एडवांस दे दो तो हमारे भी कुछ ज़रूरी काम हो जाएंगे। ऐसा कहकर उसने रुचिका से मोटी रकम ऐंठ ली। रुचिका को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसके अपने ही भाई भाभी उसकी कमाई को सिर्फ एक एटीएम मशीन की तरह देख रहे थे। रुचिका की शादी विकास से हो गई। विकास एक संभ्रांत परिवार से था और शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। ससुराल में उसकी अच्छी पढ़ाई और नौकरी को सराहा गया, लेकिन यह सराहना सिर्फ दिखावे की थी। धीरे धीरे सच्चाई उसके सामने आने लगी। शादी के कुछ ही महीनों बाद उसकी सास सुमित्रा देवी ने धीरे धीरे उसके वेतन पर नियंत्रण जमाना शुरू कर दिया। जब पहली बार रुचिका को सैलरी मिली तो सास ने कहा, बहू, पहली सैलरी घर के बड़ों के पैर छूकर उन्हें देनी चाहिए। यही हमारी परंपरा है और इसी में घर की बरकत होती है। रुचिका संस्कारी थी। उसने श्रद्धा से अपनी सैलरी सास को दे दी। उसे लगा कि यह एक बार की बात होगी, लेकिन अगली बार फिर वही हुआ। जब तीसरे महीने उसने खुद के लिए कुछ पैसे बचाने चाहे तो सास ने ताने मारने शुरू कर दिए। आजकल की लड़कियां बस कमाती क्या हैं, अपने लिए जमा करने का शौक है इन्हें। बहू, यह घर तुम्हारा ही तो है, फिर पैसे अलग रखने की क्या ज़रूरत है। धीरे धीरे यह मजबूरी बन गई। अब उसकी पूरी तनख्वाह सास के हाथ में जाती थी। वह खुद अपनी ज़रूरतों के लिए भी पैसों के लिए मोहताज हो गई। जब उसने अपने पति से इस बारे में बात करनी चाहिए तो विकास ने लापरवाही से कहा, अरे रुचिका, माँ को पैसे दे देने में क्या दिक्कत है, आखिर वह हमारे लिए ही तो जमा कर रही है, संभाल कर रख रही है। लेकिन रुचिका जानती थी कि उसके पैसे विकास और उसकी सास ऐशो आराम में उड़ा रहे थे। उसकी मेहनत का फल उसे नहीं बल्कि दूसरों को मिल रहा था। शादी को 3 साल बीत गए, लेकिन रुचिका माँ नहीं बन पाई थी। पहले तो परिवार ने इंतज़ार किया, लेकिन फिर तानों का सिलसिला शुरू हो गया। सास कटाक्ष करने लगी, घर की बहू का पहला धर्म है वंश को आगे बढ़ाना। 3 साल हो गए शादी को, अब तक माँ नहीं बन सकी। पता नहीं कब पोते का मुंह देखना नसीब होगा। ननद बोलती, इतनी पढ़ाई लिखाई करने का क्या फ़ायदा, जब एक औरत के सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी काम में ही फेल हो गई। धीरे धीरे विकास का व्यवहार भी बदलने लगा। पहले वह प्यार से बात करता था, लेकिन अब वह देर से घर आने लगा। कई बार उसका फ़ोन रात भर बिजी रहता और वह रुचिका से कटी कटी सी बातें करने लगा। रुचिका इंटेलिजेंट, संस्कारी और कमाऊ बहू थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी भी बिखरने लगी थी। उसके ससुराल वालों को
जैसे उसकी कोई कदर ही नहीं थी। एक रात जब विकास घर देर से आया तो रुचिका ने पूछ लिया, आप हर दिन इतनी देर से आते हैं, कोई दिक्कत है क्या? विकास झुंझलाकर बोला, तुम्हारी हर बात में टांग अड़ाने की आदत कब जाएगी रुचिका? जरा खुद की हालत देखो, हर समय परेशान करने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। रुचिका को महसूस होने लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसने खुद तहकीकात करने का फैसला किया। जब उसने विकास का फ़ोन चेक किया तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। विकास एक दूसरी औरत से प्यार करता था और उसके साथ पूरा जीवन बिताने का फैसला कर चुका था। जब उसने यह बात सास से कही तो सास ने बजाय विकास को रोकने के उल्टा रुचिका को ही दोषी ठहरा दिया। अगर तू एक अच्छी बीवी होती तो मेरा बेटा दूसरी लड़की की तरफ क्यों जाता? तुझे अपने ही घर में रहना नहीं आया। रुचिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस परिवार के लिए लगा दी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ ताने और धोखा मिला था। अब जब उसने विकास से इस बारे में सीधे बात की तो उसने साफ शब्दों में कह दिया, रुचिका, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैंने दूसरी शादी कर ली है। हम तलाक ले लेते हैं और तुम अपने रास्ते चली जाओ। यह सुनकर रुचिका का पूरा शरीर सन्न पड़ गया। उसने खुद को मजबूत किया और तलाक के लिए सहमति दे दी। अब वह मायके लौट आई थी, लेकिन वहाँ भी हालात बदले नहीं थे। जब वह मायके आई तो उम्मीद थी कि माता पिता उसे सहारा देंगे, लेकिन भाई अभिषेक और भाभी सुमन अब पहले जैसे नहीं थे। तू वापस आ गई, हमने तो पहले ही कहा था, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का असर भी कुछ खास नहीं होता। देख लिया ना उसका नतीजा, आ गई ना अपना ससुराल छोड़कर। अब लोग क्या कहेंगे? हमारी तो समाज में नाक कट जाएगी और घर में खर्चा बढ़ जाएगा, वह अलग। अभिषेक ने ताने मारते हुए कहा। सुमन ने भी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। देखो जी, हम कब तक इसका बोझ उठाएंगे? अपनी नौकरी की पूरी कमाई तो ससुराल वालों पर लुटाकर आ गई और अब तो वैसे भी इसके पास कुछ भी नहीं बचा है। रुचिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस घर को वह अपना मानकर वापस आई थी, वहाँ अब पूरी तरह से उसके भाई भाभी का राज था। वह अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ सा महसूस कर रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी जगह अब इस घर में भी नहीं बची थी। कुछ साल तक वहाँ वह अपने माँ पिताजी के साथ रही और कुछ सालों बाद उसके माता पिता ने उसकी दूसरी शादी कर दी। उसका नया पति समीर एक नेक दिल इंसान था। रुचिका ने अपनी ज़िंदगी के सबसे कठिन दौर को पीछे छोड़ दिया था। उसने अब एक नया जीवन शुरू किया था, एक ऐसा जीवन जिसमें ना तो कोई शोषण था और ना ही कोई मजबूरी। उसकी दूसरी शादी शमीर से हुई, जो एक संवेदनशील और समझदार व्यक्ति था। शमीर खुद भी समाज सेवा में रुचि रखते थे। रुचिका ने देखा था कि समाज में कई बुजुर्ग अपने ही अपनों द्वारा ठुकरा दिए जाते हैं। कईयों के बच्चे उन्हें बोझ समझकर घर से निकाल देते थे और वे सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते थे। रुचिका अक्सर सोचती थी, जब माता पिता अपने बच्चों को पाल सकते हैं तो वही बच्चे बुजुर्ग माता पिता का सहारा क्यों नहीं बन सकते। इसलिए उसने और समीर ने मिलकर एक वृद्धाश्रम स्थापित किया।
जिसका नाम उन्होंने रखा था सुख आश्रय। इस आश्रम में बुजुर्गों को रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान दिया जाता था। उनकी सेहत और ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखा जाता था। उन्हें स्नेह और सम्मान दिया जाता था जो उनके अपने घरों में नहीं मिलता था। रुचिका और समीर ने यह निर्णय लिया कि अपनी कमाई का आधा हिस्सा इस आश्रम के संचालन में लगाएंगे। उधर रुचिका के ससुर का उससे बहुत लगाव था। जैसे ही रुचिका ने विकास से तलाक लिया और उन्हें सारी बात पता चली तो उन्हें गहरा आघात पहुंचा और उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। पिता की मौत के बाद विकास कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी के साथ गांव आया और अपनी मां को अपने साथ शहर ले गया। विकास की दूसरी पत्नी बहुत ही ज़्यादा चालाक थी और उसने विकास के पुश्तैनी मकान को बेचने के लिए दबाव बनाया और मकान बेचकर पूरा पैसा हड़प कर लिया। विकास को अपने कर्मों की सज़ा मिल रही थी। उसकी दूसरी पत्नी उसे धोखा देकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग गई और सास सुमित्रा देवी पूरी तरह से अकेली पड़ गई। जिस बेटी पर उसे सबसे ज़्यादा गर्व था वही अब अपने ही गलतियों की वजह से बर्बाद हो चुका था। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने रुचिका के साथ कितना अन्याय किया था। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती गई। अब उसके पास न रहने के लिए घर था और न ही कोई सहारा। समाज के तानों से बचने के लिए उसने एक वृद्धाश्रम में शरण लेने का फैसला किया। वह जैसे ही वृद्धाश्रम पहुंची उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह तो रुचिका का आश्रम है। उसके होश उड़ गए। सुमित्रा देवी कांपते हाथों से आश्रम के गेट पर खड़ी थी। उसे यह एहसास हो चुका था कि उसकी बहू, जिसे उसने हमेशा तिरस्कृत किया, आज सैकड़ों बुजुर्गों की मदद कर रही थी। जब रुचिका ने उसे देखा तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए पुराने दर्द की छाया आई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। सुमित्रा देवी ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, बहू, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आज मैं उसी हालत में हूँ जिसमें कभी मैंने तुम्हें रखा था। रुचिका चुपचाप उसे देखती रही। यह वही औरत थी जिसने उसकी मेहनत की कमाई को हड़प लिया था, जिसने उसे बांझ कहकर घर से निकालने की कोशिश की थी, जिसने उसके पति के धोखे को जायज़ ठहराया था। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? सुमित्रा देवी की आवाज़ भर्रा गई। समीर यह सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से रुचिका का हाथ पकड़कर कहा, पिछले सारे दर्द भूल जाओ रुचिका, शायद यही न्याय है। रुचिका ने गहरी सांस ली, फिर वह मुस्कुराई और बोली, यह वृद्धाश्रम उन सभी के लिए बना है जिन्हें अपने अपनों ने ठुकरा दिया हो। माँ जी, आप यहाँ रह सकती हैं। सुमित्रा देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने कांपते हाथों से रुचिका के सामने हाथ जोड़ दिए। बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। रुचिका ने उसकी आंखों में झांका और कहा, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे लिए आप वैसे ही बुजुर्ग हैं जैसे वृद्ध आश्रम में रहने वाली दूसरी बुजुर्ग महिलाएं। सुमित्रा जी की आंखों में सिर्फ पछतावा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम सच कह रही हो बेटा, जो मैंने किया उसका फल तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। आज वह अपनी ही बहू की दया पर निर्भर थी, जिस बहू को उसने कभी अपना माना ही नहीं था। सुमित्रा देवी अब वृद्धाश्रम में रहने लगी। पहले जहाँ वह अपने घर की मालकिन थी, अब वही घर छिन चुका था और उनका सहारा उनकी वही बहू बन गई थी जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया था। समय ने पूरा चक्र पूरा किया। वृद्धाश्रम में रहने के दौरान सुमित्रा देवी ने कई बार कोशिश की कि रुचिका से माफ़ी मांग सके,
लेकिन हर बार उनके शब्द गले में ही अटक जाते। उन्हें समझ आ चुका था कि रिश्ते जब टूटते हैं तो सिर्फ पछतावा उन्हें जोड़ नहीं सकता। रुचिका ने कभी उनके साथ बुरा नहीं किया, ना ही कोई बदला लिया, बल्कि उसने उनके लिए वही किया जो एक इंसानियत से भरी बेटी करती है। लेकिन उसने अपने पुराने जख्मों को कभी भुलाया भी नहीं। विकास, जिसने कभी रुचिका को उसकी निसंतानता के ताना दिया था, अब खुद दर दर की ठोकरें खा रहा था। उसकी दूसरी पत्नी ने उसे धोखा देकर घर और पैसे हड़प लिए थे। अब ना उसके पास परिवार था, ना ही प्यार। वह एक बिखरी हुई जिंदगी जी रहा था, एक ऐसी जिंदगी जिसमें पछतावा ही पछतावा था। रुचिका अब अपने नए जीवन में पूरी तरह खुश थी। उसका पति समीर और उसका बेटा उसकी पूरी दुनिया थे। वह अब एक पत्नी, माँ और समाज सेवी, तीनों भूमिकाओं को बखूबी निभा रही थी। यह कहानी सिर्फ रुचिका की नहीं, बल्कि उन तमाम लड़कियों की है जो आत्मनिर्भर होने के बावजूद शोषण का शिकार होती हैं। समाज पढ़ी लिखी लड़की को भी अपने हिसाब से ढालना चाहता है, लेकिन जब एक लड़की अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो जाती है तो समय उसके साथ न्याय जरूर करता है। वृद्धाश्रम की खिड़की से जब सुमित्रा देवी अपने बेटे को इस हाल में देखती तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। उन्हें एहसास हो गया था कि जो अन्याय उन्होंने रुचिका के साथ किया था, आज वही अन्याय उनके अपने बेटे के साथ हो चुका था। लेकिन अब पछताने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। जो लोग शोषण और अन्याय करते हैं वे कभी न कभी अपने कर्मों की सज़ा जरूर पाते हैं, और जो लोग सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलते हैं वे अंततः सफलता और सम्मान प्राप्त करते हैं। रुचिका ने अपने जीवन में बहुत अन्याय सहा, लेकिन उसने कभी बदले की भावना नहीं रखी। उसने अपने दर्द को ताकत बनाया और समाज के उन लोगों की मदद करने का संकल्प लिया जिन्हें अपनों ने ठुकरा दिया था। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर हम अपने जीवन में संघर्षों से हारने के बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ें तो न्याय हमें अपने आप मिल जाता है। समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है और समय ही इंसान के कर्मों का असली मूल्य तय करता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।